कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो? बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया हो गया, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लास 10 का रिफ्रैक्शन। तो यार देखो यार, अगला जो इसके पहले वाला लेक्चर जो शूट हुआ था, मैंने एक लेक्चर इसका शूट कर रखा है, अपलोड भी कर रखा है। चैनल पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, करंट क्लासेस चैनल यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाएंगे तो आपको रिफ्रैक्शन का जो है वो फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मेरा फ़ोन जो है वो दुर्भाग्यवश जो है वो डिस्चार्ज हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो जो है आधे पे कट हो गया था। ठीक है, आधे पे नहीं कट हुआ था, वो वीडियो का जो है केवल 2 मिनट का पार्ट कट हो गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी यहाँ पर वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से मेरा जो है वीडियो कट हो गया था। ठीक है, बाकी आप जो है फर्स्ट वीडियो जो है रिफ्रैक्शन का वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो जहाँ से अपना जो है वीडियो जो है वो कट हो गया था, वहीं से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार जल्दी से हम उसका जो है रिकैप कर लेते हैं, ताकि आपको जो है आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहली क्लास जो हमने पढ़ी थी रिफ्रैक्शन की, उसमें हमने सीखा था कि क्या होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हमने अच्छे से सीखा था, और फिर रिफ्रैक्शन के 2 लॉज हुआ करते थे, जिसको भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा था। ठीक है, फर्स्ट लॉ काफी सिंपल लॉ होता था, और सेकंड लॉ जिसको हम लोग बोलते थे स्नेल्स लॉ, जिससे एग्जाम में आपके काफी क्वेश्चन बनते थे। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या होता था, अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दूं तो आप जो है वो समझ रहे होंगे कि स्नेल्स लॉ क्या होता था। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होता था इसको हम लोग लिखा करते थे n/1। ठीक है, तो n/1 क्या होता था अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर जो कांस्टेंट आता था उसको हमने क्या नाम रखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, और फिर हमने जो है इसको हम लोग स्नेल्स लॉ बोला करते थे। इस लॉ को क्या बोलते थे हम लोग, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ होता था। बाकी जो है स्नेल्स लॉ इतना नहीं होता, इसको पूरा डिटेल में हम लोगों ने कवर कर रखा है। फिर हम लोगों ने जो है स्नेल्स लॉ कवर करने के बाद हमने जो है इस पर अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू रखा। तो हमने सीखा कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो n/1 नया सा टर्म आया है, ये क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते फिर हम लोग जो है लास्ट तक पहुंचे थे। तो क्या हमने पढ़ा था एक बार जल्दी से हम उसको रिकैप कर लेते हैं। तो हमने जो है इसके प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस करा था, तो हमने डिस्कस करा था कि n/1 क्या होता है। तो n/1 क्या होता है, n/2 क्या होता है। ठीक है, तो n/1 क्या होता है, तो मैंने बोला था कि जो भी पहले आएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो बाद में आएगा उसके रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ठीक है, तो जो पहले लिखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो बाद में लिखा होता है उसके रेस्पेक्ट। सिमिलर इसी तरीके से इसको क्या बोलते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। ठीक है, फिर हमने इनके फॉर्मूले भी देख रखे थे। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो n/1 का फॉर्मूला होता था n2 डिवाइड बाई n1। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते थे v1 डिवाइड बाई v2। और इसी तरह से अगर हम सिमिलरली यहाँ से अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें, सिमिलरली अगर हम n12 का फॉर्मूला लिखना चाहें, तो n12 का फॉर्मूला होता था n1 अपॉन n2 बराबर v2 अपॉन v1। ठीक है, तो इन सब की बात जो है हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर रखी है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं करा है अभी तक, तो जाइए उसको पहले करके फिर यहाँ पर आइए, क्योंकि फिर आपको इसको देखने में, इससे आगे जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस वजह से आप क्या करिए, सबसे पहले ये जो लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर रखा है चैनल पे, जाके उसको देख लीजिए। उसके बाद फिर जो है आप वहाँ से कंटिन्यू करिए। अगर आपको सारी चीज़ें पहले से पता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब जो है हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर रखा था। आज हम लोग जो है इसी के आगे बढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग जो है ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका n12, n1, n2, ठीक है, इनके बारे में पूरा डिटेल तो बात कर रखा है। आज इनको थोड़ा सा और हम लोग डिटेल करने वाले हैं। आज कुछ मीडियम हम लोग लेंगे, और अलग अलग मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लर्न करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है कि कई बार एग्जाम में जो होता है, जब आपको इस पर क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में वो आपको अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो याद करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप याद नहीं करोगे तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आप बैठ के इंतजार कर रहे होगे कि आपको जो है क्वेश्चन में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी जाए, और अगर नहीं दी गई तो क्या करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो है कुछ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद करेंगे। ठीक है, तो आइए आज मैं आपको उन सबको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को याद कराता हूँ। उनको कृपया आप मेरे साथ साथ जो है लर्न करिएगा। ठीक है, करेंगे लर्न मेरे साथ तो आपको जो है आसानी से याद हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अभी देखना, अभी मैं यही आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं, और रफ करने के बाद मैं आपको फिर जो है सिखाने वाला हूँ कि कुछ मीडियम हम देंगे और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताने वाला हूँ। ठीक है,
तो जैसे मैं इधर लिख ले रहा हूँ, एक कॉलम बना लेते हैं अपना, एक इधर लिखेंगे हम लोग मीडियम्स, ठीक है, और इधर हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग जनरल सिंबल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब इधर लिखने वाले हैं मीडियम और इधर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे मीडियम में सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एयर या वैक्यूम, ठीक है। तो देखो यार, एयर और वैक्यूम में काफ़ी फर्क होता है, लेकिन हम लोग जब कहीं पर भी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लिखने वाले हैं, ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लिखने वाले हैं। और कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो मैं नहीं बताने वाला यहाँ, नहीं, चलो अच्छा बता ही देता हूँ, ठीक है। तो बता देते हैं, क्योंकि वो जो है मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो, लेकिन मैं यही थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो उसको हम लोग बोलते थे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। बाकी और डिटेल में जानना है तो आप जाके पहले वो प्रीवियस लेक्चर देख के आइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एयर या वैक्यूम के लिए जब हम लोग निकालते हैं एन की वैल्यू, तो इसकी एन की वैल्यू आती है 1.0003, ठीक है। तो ये एन की वैल्यू जो है ये एयर या वैक्यूम के लिए होती है, ठीक है। तो आप एन लिख सकते हैं 1.0003, या इसको कई बार हम लोग क्या करते हैं एन इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो ज़्यादा टफ नहीं करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखते हैं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर जो है ये जो 1.003 का मतलब ये लगभग 1 के इक्वल है, तो हम लोग इसको n इक्वल टू 1 याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप याद करना चाहें तो आप वाटर का याद कर सकते हैं। तो वाटर का अगर आपको याद रखना है तो वाटर के लिए जो n की वैल्यू होती है वो होती है 1.33। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, जिसको आप जो है 4/3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब अगर आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 रखोगे तो इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 4/3, और 4/3 रख के अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो इससे ज़्यादा इजी सॉल्व होते हैं क्वेश्चन। बाकी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस। यहाँ पर ये जो 3 है, ये लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ उससे कैंसिल होने वाला है, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो काफ़ी ईजी हो जाएगा, जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से एयर का हो चुका है, वाटर का भी हो चुका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना ग्लास का, ठीक है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात अगर हम करते हैं तो ग्लास, देखो यार, ग्लास अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। ग्लास कोई जनरल एक तरह का ग्लास तो होता नहीं, ग्लास मतलब पानी पीने वाला ग्लास नहीं, ठीक है, वो भी ग्लास ही है, लेकिन जो है हम लोग जो है ग्लास मतलब कांच, तो हम लोग कांच की बात कर रहे हैं। तो ग्लास जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो सब अब डिफरेंट टाइप के ग्लास, डिफरेंट उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी, तो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेकिन हम लोग जो है जनरल जब यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग ग्लास जब बोलते हैं तो हम लोग जो है 1.5 लिख रहे होते हैं रिफ्रैक्टिव में। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और जब भी वो कांच बोलता है, जब भी वो ग्लास बोलता है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 रखना है। या फिर अगर उन्होंने पहले से दे रखा है, मेंशन कर रखा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 to 1.6 है, तब आप उसी वैल्यू को रखिएगा। अगर मेंशन नहीं है तो आप ग्लास की जगह पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रखेंगे, 1.5 रखने वाले हो, ठीक है। इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, इसके अलावा फिर अपना आता है डायमंड, ठीक है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2 अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूँ मैं तो होता है 2.42, ठीक है। ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और नोटिस करने लायक है, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = 1.5 लिखा है तो इसको आप जो है 3/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 3 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.5 आता है। ये भी वही वैल्यू है जो ये है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन को जो है ज़्यादा इजी वे में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये डेसिमल वाला वैल्यू ना यूज़ करके ये फ्रैक्शनल वैल्यू यूज़ करेंगे, जिससे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ईजिली सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी आपको मैथ आता है तो आप तो किसी से भी क्वेश्चन को कर जाएंगे। ये थोड़ा आपका टाइम जो है बचाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो इसको ना याद करें, इन्हीं को ही याद करें, सब लोग इसी को ही याद रखते हैं, तो इसको भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी कुछ और मीडियम है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हम लोग कई बार जो है लिख लेते हैं, बाकी वो जो है किसी भी क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इन्हीं सभी मीडियम पे आते हैं, और उसमें से भी डायमंड पे बहुत क्वेश्चन नहीं बनता है, ग्लास से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, वाटर से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। ग्लास और वाटर दो ऐसे मीडियम है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको हर क्वेश्चन में काम आने वाला होगा, ठीक है। बाकी और जो है और सारे मीडियम ऐसे तो बहुत मीडियम है, हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जो है तो नोट कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। वही चीज़ें याद करिए जिसका मतलब है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए अगर आप एडवांस में थोड़ा जानना चाहते हैं तो मैं उसको लिख देता हूँ, आप जो है उसको चाहें तो नोट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं उसको लिख लेता हूँ। जैसे आपको कई बार जो है आइस का जो है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो एनसीईआरटी में जो है वो आइस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा होता है। तो अगर आप आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करेंगे तो होता है 1.31
ऐसे ही अगर आप वाटर का देखेंगे तो वाटर का तो मैंने लिख रखा है। ऐसे ही अल्कोहल का अगर आप चेक करोगे तो अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.36। ऐसे ही अगर आप केरोसिन का चेक करोगे, केरोसिन, ठीक है, तो केरोसिन का अगर आप चेक करोगे जिसका होता है 1.44। ऐसे ही अगर आप तारपेंटाइन, ठीक है, तारपेंटाइन, ये क्या है तारपेंटाइन? ये तारपिन ऑयल होता है, इंग्लिश में उसको ऐसे लिखा जाता है तारपेंटाइन। बाकी आप तारपिन ऑयल देखे होंगे जब भी कोई आपके घर में कहीं पेंट हो रहा होता है, जैसे मान लो आपके घर में कुछ जो है कुछ नया बन रहा है, जैसे मान लो लकड़ी का कुछ बन रहा है, या फिर आप जो है घर में जो है आपके ग्रिल लगी है और उसमें पेंटिंग हो रही है, पेंट कर रहा है कोई, आके मिस्त्री आपने बुलाया और वो पेंट कर रहा है। तो पेंट करते समय क्या होता है, पेंट में कुछ मिलाया जाता है, अलग से एक बोतल आता है जिसमें येलो येलो कलर का कोई लिक्विड होता है, जो पेंट में मिला के फिर ब्रश से फिर जो है वो लोहे पर लगाया जाता है। आपने नोटिस किया होगा, या आपके घर में अगर आपने नोटिस किया होगा कि कहीं कोई लकड़ी का सामान नया नया लगा है, खिड़की लगा है, दरवाजा लगा है, तो उसमें जो है जब पेंट कर रहे होते हैं, जो आता है पेंटर, तो वो क्या करता है, एक लिक्विड लेके आता है, आपने देखा होगा एक डब्बा होता है जिसमें येलो कलर का लिक्विड होता है, तो उसी हम लोग क्या बोलते हैं, तारपिन ऑयल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश इसकी ऐसी लिखी जाती है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.47, ठीक है। तो ऐसे तो मैं बहुत सारे मीडियम लिख सकता हूँ और आप उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख देख के जो है वो परेशान हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं इन सबको लिखने का, इन सबको लिखने का फायदा नहीं, लेकिन इन सबको आप जरूर से याद रखना, ठीक है। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना है, इसके नीचे वालों का नहीं याद है, कोई बात नहीं, प्रेशर नहीं लेना है अपने ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये पूछे नहीं जाते आपसे, ठीक है। बाकी आप अगर ज़्यादा जानकारी रखना चाहते हैं तो इनको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये सारी वैल्यूज़ को आप जो है एक बार याद रख कर लीजिएगा, ठीक है, इनको याद करिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ये हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं इनको एक बार थोड़ा सा मैं इसको आपको थोड़ा सा कुछ इसमें बताना चाहूँगा, तो अगर सारी वैल्यू आप नोट कर ली हैं तो मैं इसको रफ कर लूँ, ठीक है। तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ और थोड़ा सा आपको कुछ और इसके बारे में बता लेता हूँ। जैसे आपने देखा कि एयर के लिए, एयर या वैक्यूम के लिए, ठीक है, एयर या वैक्यूम के लिए एन की वैल्यू कितनी थी? 1, ठीक है। और आपने नोटिस किया होगा कि डायमंड के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? जब आप डायमंड के लिए चेक करेंगे, डायमंड के लिए एन की वैल्यू तो होती है 2.42, ठीक है। अब आप जो है अपनी बुक में जब भी जितने भी मीडियम दिए होंगे आपकी बुक में, उनके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट होते हैं। एनसीईआरटी में अगर आप चेक करेंगे तो एक टेबल बना के सब कुछ गिवन है, तो उस टेबल में आप नोटिस करेंगे कि कोई भी ऐसा मीडियम नहीं होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो, 1 से लेस किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता। और इसी तरह से आप डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 जो देख रहे हो, इससे ज़्यादा किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एन की वैल्यू जो होती है वो 1 और 2.42 के बीच में लाई करती है। मतलब एन की वैल्यू यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसकी वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती और 2.42 से बड़ी नहीं हो सकती। मतलब ये जो एन का रेंज होता है ये 1 से 2.42 के बीच होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात जो कि आपको जाननी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा नहीं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कोई भी वैल्यू ले लेता है, इनफिनिट वैल्यू रख सकता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसकी वैल्यू 1 से 2.42 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो मैंने सोचा बता दूं क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बन रहे होते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है ज़्यादा कंसेप्ट यूज होता है आपका, तो हो सकता है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो कृपया इसको जो है ध्यान रखें आप, ठीक है। चलिए बाकी मैं थोड़ा सा आपको और अगर आइडिया दूँ, ठीक है, तो इसमें आप ये पहले इसको आप लर्न कर लीजिए, फिर मैं उसकी बात करता हूँ, इसको मिटाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका है। अच्छा, अब अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि एन की वैल्यू, मैंने अभी कहा कि जो है ये 1 से छोटी नहीं हो सकती, एन की वैल्यू जो है ये 1 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से छोटी नहीं हो सकती, ये सिंबल का मतलब है, मैंने नया सिंबल बना दिया, ठीक है। चलिए, तो एन की वैल्यू 1 से छोटी क्यों नहीं हो सकती? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा क्यों नहीं हो सकता? तो इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो एन का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने आपको, एन बराबर C/V। इसमें C क्या होता है? C होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और V क्या होता है? V उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाले हो। अब देखा यह जाता है कि देखो यार, ये वैल्यू जो है हमने बोला n की वैल्यू 1 से लेस नहीं हो सकती, इसका क्या मतलब है? ये वैल्यू 1 से लेस कब हो? लेफ्ट हैंड साइड अगर 1 से लेस है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी लेस देन 1 है, यानी कि C/V जो होगा ये लेस देन क्या होगा? 1। अरे सिंपल सा मैथ है यार, अगर n की वैल्यू लेस देन 1 करोगे, ये 1 से छोटा मतलब ये 1 से छोटा, यानी C/V लेस देन V।
अब यहाँ से अगर v को मैं उधर भेजता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि c लेस देन v। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, इससे ज्यादा हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यार इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में। ये पॉसिबल ही नहीं है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे हाईएस्ट होती है, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होती है, वैक्यूम में। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई भी ऐसा मीडियम नहीं हो सकता जिसमें लाइट की स्पीड इससे ज्यादा हो जाए। अगर ऐसा हो जाता तो फिर हम बोल सकते थे कि ये जो n की वैल्यू है 1 से छोटी हो सकती थी, 1 से लेस हो सकती थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम है और कोई भी मीडियम होगा लाइट की स्पीड उससे मिनिमम ही रहेगी, उसमें कम ही रहने वाली है, ठीक है। तो अगर वो कम रहने वाली है तो ये रिलेशन जो है आपका ये गलत प्रूफ होगा, यानी कि n की वैल्यू लेस देन 1 नहीं हो सकती। तो यहाँ से भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। तो नोट करना है इसको, ठीक है, नोट कर लो इसको, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो इसको रफ कर लेता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूँ कि अगर आप n की वैल्यूज को याद रखते हो तो आप समझ सकते हो कि कौन सा मीडियम आपका डेंसर मीडियम है और कौन सा मीडियम आपका रेयरर मीडियम है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना हलवा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। जैसे आपको दे दिया कि आपको बोला कि कोई मीडियम है हमारे पास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 और दूसरा मीडियम दे दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया 1.5, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछ सकते हैं वो कि बताइए कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम रेयरर है, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो हलवा लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ, आप भी बता सकते हो इसको। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो आप नोट कर रहे हो कि n1 जो है, आप नोट कर रहे हो कि n1 जो है वो n2 से कम है, ठीक है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो जो है आपका रेयरर मीडियम। तो हम बोल सकते हैं कि n1 जो है वो अपना रेयरर मीडियम और n2 अपना क्या है, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको हम लोग रेयरर बोलते हैं और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम लोग डेंसर बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, रेयरर डेंसर की बात करते हैं, तो दो मीडियम को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ आपको दो डाटा हमने दिया था, इसको कंपेयर करके हमने देखा इसकी वैल्यू कम थी तो इसको रेयरर, इसकी वैल्यू ज्यादा थी तो इसको डेंसर बोल दिया, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हमने कहा कि अगर ये जो है इसकी वैल्यू कम है तो इसको रेयरर क्यों बोला, इसकी वैल्यू ज्यादा इसको डेंसर क्यों बोला। तो इसको आपने अभी पीछे देखा था कि अगर आपने ये रिलेशन अगर आपको याद हो n = c/v, ठीक है। c/v में देखो n की वैल्यू किसकी ज्यादा है, इसकी n की वैल्यू ज्यादा है। अगर इसकी n की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम। मतलब ये जो मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इस मीडियम में आप नोट कर रहे हो कि इसका इस मीडियम से ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इस मीडियम से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो अगर लाइट की स्पीड कम हो रही है मतलब वहां पर लाइट के रास्ते में, लाइट के पाथ में कोई रुकावट आ रही होगी, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस आ रहा होगा, इसका मतलब वो मीडियम काफी डेंस होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो डेंसर है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। अगर ये कम तो ये ज्यादा, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, मतलब लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल या कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, मतलब कम रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो मीडियम जो है वो रेयरर मीडियम है। तो इस तरह का लॉजिक होता है जहां से हम बताते हैं। बाकी आपको इतना डिटेल अगर नहीं जाना तो आप सिंपली याद रखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर मीडियम और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर मीडियम, ठीक है। यहाँ से भी आप समझ सकते हो। चलिए मैं इसको रफ कर लेता हूँ। इसके बाद जो है हम लोग जो है, जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर जो है एक छोटा सा जो है टॉपिक जो मिस हो गया वो मैं यहाँ पर उसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे उसको मैं बताना भूल गया तो उसको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस है या इसको आप बोल सकते हो बाउंड्री ऑफ मीडियम। देखो होने क्या वाला है, इसके ऊपर जो है कोई मीडियम 1 होगा और इसके नीचे जो होगा उसको हम मान दे रहे हैं कोई मीडियम 2 होगा, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये मीडियम अपने पास रेयरर मीडियम है और ये मीडियम जो है ये अपने पास डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब होने क्या वाला है, जब लाइट जो है इस मीडियम से आ रही होगी, सपोज करते हैं कि लाइट जो है वो रेयरर मीडियम में आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो जहाँ पर इंसिडेंट होती है वहां पर उस इंटरफेस पर परपेंडिकुलर लाइन जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको मालूम है, ये अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है मुझसे, ठीक है।
अब होता क्या है कि हमको पता है कि इंसिडेंट रे जो एंगल फॉर्म करती है उसको हम लोग बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको पता है कि क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होने से कौन सी चीज चेंज होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, ठीक है। तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो आपने फॉर्मूले में नोट किया n = c/v वाले फॉर्मूले में आपने नोट किया कि जिसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी, ठीक है। इसका मतलब दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी तो लाइट के पाथ भी जो होंगे वो अलग अलग होंगे, मतलब लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट करेगी। तो लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था, अगर मैं इसको ट्रेस करूँ तो लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब लाइट क्या करेगी, इस पाथ से जो है वो डेविएट करेगी। तो डेविएट किधर करेगी, इधर करेगी या उधर करेगी। तो इसके लिए रूल आपके पास होते हैं, रूल बताए जाते हैं आपको, मैं भी बता देता हूँ रूल। तो रूल क्या बोलते हैं कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उस केस में क्या करना है आपको, लाइट को जो है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करना है। मतलब अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट जो है, लाइट रे जो है वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, मतलब कि इस तरफ, ठीक है। तो जिधर नॉर्मल होगा यही है आपका नॉर्मल, तो लाइट जो है इधर की तरफ बेंड करने वाली है और ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं आर, ठीक है। तो ऐसा कब करना है, ये लाइट रे जो है, रिफ्रैक्टिव रे जो है टूवर्ड्स नॉर्मल कब बेंड होती है, जब लाइट जो है रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है। क्यों बेंड करी है, इसके पीछे का लॉजिक आप समझ गए हो, क्यों बेंड करी है। तो इसलिए बेंड करी क्योंकि लाइट जो है जब मीडियम चेंज करती है तो मीडियम चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, जिससे उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, ठीक है। ये लॉजिक था अपना। बाकी अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, अगर आप यहाँ डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट को लेके आओगे तो उस केस में आप देखते हो ये लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि अगर ये मीडियम डेंसर होता और ये मीडियम रेयरर होता तो ये लाइट जो है इस नॉर्मल की तरफ बेंड ना होकर नॉर्मल से दूर, यानी कि इस तरफ बेंड होता, कुछ इस तरह से। मैं इसी में दिखा दे रहा हूँ, दोनों केस इसी में दिखा दे रहा हूँ। तो अगर दूसरा केस, ये फर्स्ट केस है, ठीक है। फर्स्ट केस का मतलब क्या है, जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तब। अगर यही लाइट रे जो है डेंसर से रेयरर में आती तो ये जो लाइट रेज का पाथ था ये थोड़ा सा ये नॉर्मल से दूर भागता, नॉर्मल से दूर भागने का मतलब कुछ इस तरह से इधर लाइट जाती, इसको मैं बोल रहा हूँ सेकंड केस, ठीक है। तो जो लाइट इधर नॉर्मल की तरफ डेविएट करी थी वो लाइट नॉर्मल से दूर की तरफ जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको बोल सकते हो आप। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब डेविएट करेगी, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, और टूवर्ड्स नॉर्मल कब बेंड करेगी, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तब, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक जो है वो पहले ही करना था इसको, लेकिन मैंने सोचा जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ जाएंगे, उसका फील ले लेंगे, तब जाके मैं इसको आपको बताऊंगा, तो जिससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको टॉपिक की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बाकी ये जो है आपको कई कबार जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बनते हैं, तो आप कहेंगे अभी कि रे सर आप तो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही बता रहे हो। अरे यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन कर जाएंगे, उसमें बहका लेंगे आप एग्जामिनर को, बहकाना नहीं है वैसे, ठीक है। आपको क्वेश्चन आता है तो करिएगा, वरना नहीं आता तो छोड़ देना। छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो लिखेंगे इसमें, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उनको तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही नंबर का क्वेश्चन है, उसमें अगर आपको आ रहा है तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं आ रहा है तो कट जाएगा, ठीक है। तो कृपया ध्यान दें, 1 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं छोड़ने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोग नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। इसीलिए जो है मैं बीच बीच में आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहानी हमारी कहाँ तक पहुँच चुकी है अब तक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो चुका है, रिफ्रैक्शन आपको क्लियर हो चुका है, और जो है आपने कुछ मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लर्न भी कर चुके हैं। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको याद हो गया कि नहीं। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, ठीक है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी याद है, मैं भी बोल रहा हूँ आपको भी याद होगा, ठीक है। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5, ठीक है, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.42, ठीक है। तो आपको याद हो चुका है। अरे यार याद हो जाएगा यार, अगर 2 बार आप इसी को बोल देंगे अभी तो याद हो जाएगा। डायमंड का कितना होता है 2.42, कितना होता है 2.42, एक बार और बोलो 2.42। अब देखो याद हो गया। अब अगर मैं आपसे 5 मिनट बाद पूछूंगा तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, आपको याद हो गया, ठीक है। कल भले भूल जाए लेकिन अभी तो याद रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए उसको याद कर लीजिएगा आप, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हो सकता है आपको मेरे साथ साथ याद हो चुका, ठीक है। बाकी कई बार जैसे मैंने क्वेश्चन देखा था बुक के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42,
ऐसा लिख के रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। तो व्हाट आपसे पूछा गया इसके बाद, व्हाट डज इट मीन्स, ठीक है। मतलब आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.42, जो कि आपको अभी जस्ट मैंने याद करा दिया था, ठीक है। तो पूछ रहा है इसका मीन्स क्या है, इसके मतलब क्या हुए। अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 इसका क्या मतलब है, मतलब अरे आपने तो मतलब नहीं बताया था सर जी इसका, कोई बात नहीं, अभी यहाँ बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो यार जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये मार्कर जो है वो ब्लैक है, तो आपको समझ में आया ब्लैक, कि आप ब्लैक कलर देखे होते तो आप कंपेयर करके बता दिए कि मार्कर ब्लैक है। मैंने कहा ये डस्टर कैसा है, ब्लू है, आप समझ गए ब्लू कलर, क्योंकि आप देखे होते तो आपका ब्रेन समझ जाता है कि हाँ ये ब्लू ही है। ऐसे ही जब आपको क्वेश्चन वाले ने बोला कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, तो फिर आपको क्या समझ में आया, तो 2.42 तो एक नंबर है, इससे क्या समझ में आया आपको, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो आइए मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ, इसका थोड़ा सा फील देता हूँ कि क्या एक्चुअल में आखिर है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो यार, आपने याद कर रहा था डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैंने लिखा था कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.42, ठीक है। अब ये 2.42 अगर मैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर रखूँ n इक्वल्स टू C/V, ठीक है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर करेक्शन करता हूँ, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजिंग करता हूँ, अगर मैं v को यहाँ ले जाऊंगा तो n यहाँ चला जाएगा, तो v इक्वल्स टू C/n, और यहाँ c की वैल्यू आप ऐसे ही छोड़ दो और n की वैल्यू आप 2.42 रख दो, 2.42, यहाँ से v बराबर c अपॉन 2.42। खाली इतनी वैल्यू को आप नोटिस करो जरा ध्यान से देखो तो c क्या होता था अपना, c होता था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और उसको डिवाइड करना है 2.42 से, तब निकल के आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। क्या मतलब है, अगर मैथ आपको आता है तो आप समझ चुके होंगे इसका क्या मतलब है। इसका मतलब जितना किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतने टाइम्स जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगी उस मीडियम में। नहीं समझ में आया, अरे यार स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उसको 2.42 से डिवाइड करोगे तब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये डिनोट कर रहा होता है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने गुना कम होने वाला है, ठीक है। तो जैसे डायमंड का 2.42 था तो 2.42 टाइम्स कम हो जाएगा, ऐसे वाटर का 1.33 था तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट 1.33 टाइम्स कम होगी। तो अगर इस क्वेश्चन को आप करना चाहोगे तो आप कर जाओगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डज इट मीन, तो इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये आप इसका मतलब समझ सकते हैं। सिंपली समझ में आ चुका है आपको कि नहीं, अरे बोलो, अरे समझ आया कि नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतने टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट जो है वो रिड्यूस हो जाती है उस मीडियम के अंदर, ठीक है। चलिए अच्छा, तो अब जो है इस पे बेस्ड हमको क्वेश्चन करने हैं। बाकी मैंने आपको जो है इस पे अभी ज़्यादा क्वेश्चन कराए नहीं है, अभी हम लोग छोटे छोटे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी एक दिन हम लोग जो है अलग से लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन को करेंगे। उसमें मैं बताने वाला हूँ आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है अपकमिंग ईयर उसमें आ सकते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग अलग से करने वाले हैं, ठीक है। बाकी इसमें एक और टॉपिक छूट रखा है, उसको जल्दी से मैं कवर कर लेता हूँ। तो वो टॉपिक क्या है, वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब मतलब ग्लास स्लैब से आपको रिफ्रैक्शन को समझाना है, क्योंकि ये जो है देखो यार अपने एनसीईआरटी के अंदर क्या होता है कि जब भी वो रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता है तो ग्लास स्लैब से ही एक्सप्लेन करता है, लेकिन मैंने अभी आपको ग्लास स्लैब से उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं दिया है। ग्लास स्लैब क्या होता है मैंने कल भी आपको बता रखा था। तो ग्लास स्लैब का मतलब क्या है, कुछ इस टाइप से दिखता है ये ग्लास स्लैब, ये ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ इसको, ग्लास स्लैब कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। चलिए, कुछ लोग इसको देख के बोलते हैं तो मैच बॉक्स है, अरे यार मैच बॉक्स नहीं, ये ग्लास स्लैब है, मैं बोल रहा हूँ ना, विश्वास कर लो मेरा, ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब क्या होता है, तो यार ग्लास स्लैब का मतलब क्या है, जैसे आपको दिख रहा है ऐसा ही होगा, बस वो ग्लास का बना होगा, ठीक है। जैसे ये डस्टर आप देख रहे हो, ये इस तरह का तो नहीं दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, गंदा भी हो गया बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही होने वाला है, लेकिन ये पूरा ग्लास का रहेगा, ठीक है। क्यूबॉइड देखा है, क्यूबॉइड आपका फोन जिस शेप का होता है, फोन अगर कोई देखा होगा आपने, अरे फोन तो सबके पास होता है, अपना फोन देखो, तो फोन को अगर आप देखोगे ना तो फोन भी कुछ इसी शेप का होता है, ठीक है, क्यूबॉइड शेप का, बस उसको पूरा ग्लास का बना दे अगर हम, तो वही हो जाएगा अपना ग्लास स्लैब, ठीक है। तो ग्लास स्लैब कैसा होता है, वो रेक्टेंगुलर होता है,
रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रेक्टेंगल शेप का होता है, उसी से हमको रिफ्रैक्शन को समझाना है। ठीक है, तो आओ यार अब इसको समझते हैं। तो अगर आप इसका टॉप व्यू लोगे, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू मैं इधर बना लेता हूँ। आप इसके ऊपर चढ़ के तो वहां तो इसे चढ़ के तो झाँकेंगे नहीं नीचे, ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसका टॉप व्यू इधर बना लेता हूँ, यानी ठीक है चलिए मैं टॉप व्यू उसका बना लिया। अब इसकी काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया, उसको मैंने रफ कर दिया। ठीक है, चलिए अब करने के वाले हम अच्छा ये पूरा किसका स्लैब है, ग्लास स्लैब, तो इसके अंदर का मीडियम पूरा क्या होगा, ग्लास होगा। और बाहर कौन सा मीडियम है, एयर, और इधर बाहर कौन सा मीडियम है, एयर। अरे यार इसके अगल बगल एयर ही तो रहेगी, पानी में डुबा के करोगे क्या एक्सपेरिमेंट, पानी में डुबा के भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग जो है वो एयर में रिफ्रैक्शन को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसके ऊपर एक लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। अच्छा ये लाइट जो है इस सरफेस पे ऑब्लिकली आ रही है, तो लाइट किसी सरफेस पे ऑब्लिकली क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब स्नेल्स लॉ आपको बताया था तो वहाँ आपको बताया गया था कि जब भी लाइट इंसिडेंट होगी तो वहाँ पर एंगल जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के, 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। मतलब आप लाइट को ऐसा, किसी के दिमाग में आ रहा होगा वैसा करते हैं, लाइट को जो है एकदम ऐसे लेके आते हैं, एकदम इस सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसे लेके आते हैं, तो ऐसे नहीं लेके आना, यहाँ एंगल 0 बन जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा वहाँ। अगर 90 डिग्री पे कोई लेके आएगा, 0 डिग्री पर ये था, 90 डिग्री मतलब ये, लाइट को ऐसे लेके आएंगे तो लाइट टप्पा खा के जाएगी आगे। ठीक है, कंगारू बनाना है क्या उसको, नहीं। ठीक है, तो आपको लाइट को जो इंसिडेंट कराना है वो 0 और 90 डिग्री के बीच के एंगल पे लाना है। ठीक है, इसीलिए मैं लाइट को देखो ऑब्लिकली लेके आ रहा हूँ। अब लाइट जिस सरफेस के जिस पॉइंट पे आती है उस पर हम लोग नॉर्मल खींचते हैं ऐसा, और नॉर्मल को मैं इस तरफ भी एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब ये एंगल क्या होता है अपना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमको क्या पता है कि अगर यहाँ से ग्लास स्लैब रिमूव कर दिया जाता, अगर यहाँ ग्लास स्लैब ना होता, सपोज करो कि यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं, तो अगर यहाँ ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट जो है वो एयर में ट्रेवल करती, एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करती, ये लाइट जो है कुछ इस तरह से ऐसे सीधे निकल जाती। हाँ, ग्लास स्लैब हटा दो तो सब कुछ एयर, और एयर एक ही मीडियम है तो लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती। लेकिन यहाँ पर तो हमने ग्लास स्लैब रख दिया, हम लाइट को सीधा चलता देख नहीं सकते थे, कोई भी सीधा चलेगा तो हमसे बर्दाश्त होगा नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ग्लास स्लैब रख दिया। अब ग्लास स्लैब रखने से क्या होगा, लाइट जो है वो उसका रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि मीडियम हुआ चेंज। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन में आपको पता है कि एयर जो है वो रेयर मीडियम है, एयर जो है वो रेयर मीडियम है, और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, ग्लास डेंसर मीडियम है। तो अब लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, तो आपको रूल में भी बताया था जस्ट मैंने, कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। ये लाइट जो है ये टूवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड करेगी, ये ऐसे। ठीक है, तो लाइट को जाना ऐसे था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड करेगी, ये ऐसे बेंड कर जाएगी। और ये वाला जो एंगल है इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, आर बोल दे रहा हूँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड कर गई। क्यों बेंड कर गई आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये लाइट बेंड करके यहाँ तक तो आ जाएगी, लेकिन जैसे यहाँ पहुंचेगी फिर लाइट का मीडियम चेंज होने वाला है, तो हमने फिर अगेन नॉर्मल बनाया। अब यहाँ से लाइट का मीडियम फिर चेंज होगा, अंदर ग्लास बाहर एयर फिर एयर। अब की बार देखो ग्लास डेंसर मीडियम है और एयर रेयर मीडियम है, अब की बार लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में आएगी। तो अब जो उसका पाथ होने वाला था, उसका लाइट का पाथ ऐसा होना था, अगर आप देखें तो लाइट का पाथ जो है वो ऐसा होने वाला था, लाइट को ऐसे जाना था, अरे बन जा ये ऐसा, लाइट को जो है वो ऐसे जाना था, लेकिन क्योंकि वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी। अभी फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इससे दूर, इससे दूर मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से। चलिए तो मैं इसको बना लेता हूँ, ये तुम हट जाओ यहाँ से, इसको हटा दिए, तो लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो गई, वो इधर नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होगी, वो झुकेगी नहीं। ठीक है, मैं झुकेगा नहीं। ठीक है, ये लाइट कह रही है यहाँ पर लाइट बेंड नहीं होने वाली, ठीक, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे आई डैश, और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे आर डैश। यहाँ पर आई और आर हमने मेंशन कर रखा है, इसलिए यहाँ पर जो है मैंने इसको आई डैश और आर डैश लिख दिया ताकि मैं उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ इसको। तो आप एक चीज नोटिस क्या करोगे, आप नोटिस करोगे कि ये लाइट जो कि इधर रिफ्रैक्ट होके जा रही है, ठीक है, ये लाइट जो है इसका ओरिजिनल पाथ क्या था, ये था ओरिजिनल पाथ। ठीक है, और जहाँ कहाँ रही है लाइट, ग्लास स्लैब आने से ऐसे लाइट गई, इधर घूमी फिर इधर गई। आप इन दोनों लाइट को अगर देखोगे, चेक करोगे, तो ये दोनों लाइट एक दूसरे के पैरेलल दिख रही हैं। ठीक है, ये दोनों लाइट देखिए एक दूसरे के पैरेलल दिख रही हैं, इनको आगे शिफ्ट करके भी आप ये चीज देख सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ग्लास स्लैब लगाने से लाइट जो है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। देखो डायरेक्शन तभी भी वही थी, अभी भी वही है। ठीक है, लेकिन वो लाइट जो है वो पैरेलली शिफ्ट हो जाती है। मतलब मान लो लाइट ऐसे जा रही है, तो अब ग्लास स्लैब अगर सामने आएगा तो ऐसे मुड़ के ऐसे हो जाएगी। मतलब आप देखोगे तो फाइनली दोनों जो है इसे पैरेलल ही जाती हुई दिखाई देंगी, आपको पैरेलल शिफ्ट होता है।
तो मैं इसको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर मैं मेजर करूंगा यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको हम लोग डी बोलते थे, और इस डी को हम लोग बोलते थे पैरेलल शिफ्ट। ठीक है, पैरेलल शिफ्ट का मतलब लाइट जो है वो पैरेलली कितनी शिफ्ट हुई है उसको बोला जाता है पैरेलल शिफ्ट, या कई बार इसको आप नोट करेंगे तो इसको लिखा जाता है लैटरल शिफ्ट। ठीक है, तो मैं दोनों वर्ड्स लिख दे रहा हूँ, लैटरल शिफ्ट बोलो चाहे पैरेलल शिफ्ट बोलो। अब ये लाइट कितना शिफ्ट करेगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये डी जो है ये शिफ्ट ये कितना होगा, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अपने बोर्ड्स लेवल में 10th लेवल में ये नहीं आता, ये 12th लेवल में आता है, वहां पर इसका हम लोग जो है डिराइव करेंगे फॉर्मूला भी, लेकिन यहाँ इसकी जरूरत नहीं होने वाली। ठीक है, तो इतना ही कर रहे हैं। बाकी अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि ये वाला एंगल आर और ये वाला जो एंगल आई डैश है ये दोनों इक्वल है। एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आई डैश। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक जेड बन रहा होगा, ठीक है, एक जेड ऐसा बन रहा होगा, और ये वाला एंगल यहाँ पर लिखा है आर और ये वाला एंगल लिखा है आई डैश। तो ये आप नोटिस कर रहे हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि इक्वल होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि एंगल आर बराबर एंगल आई डैश। ठीक है, तो ये था अपना रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। यहीं से आपको रिफ्रैक्शन समझाना है, और इसी के थ्रू स्नेल्स लॉ को भी आप समझा सकते हो। बाकी मैंने स्नेल्स लॉ आपको पहले ही समझा रखा है, तो एनसीईआरटी जो है वो इसी के थ्रू जो है वो स्नेल्स लॉ को समझा रही होती है। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है लेक्चर को। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज। बाकी जो है इसके बाद की कहानी जो है अब हम लोग जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब उनको हम लोग जो है एक ही दिन इकट्ठा जो है अगले नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। बाकी आपका भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम लोग उसी के साथ वो क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।